अपने पापा की बात मान लो कविता। वे जहाँ चाह रहे हैं वहीं शादी कर लो। रवि, क्या तुम मेरे बिना अकेले जी सकोगे? नहीं कविता, वह जिंदगी तो मौत से भी बेहतर होगी, और मैं भी तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं होना चाहती। पापा अपने मान सम्मान के लिए अगर मेरे प्यार का गला घोटने की कोशिश जारी रखेंगे तो उन्हें कल सुबह अपनी मरी बेटी का मुंह देखने को मिलेगा। तुम ठीक कहती हो कविता, हमें साथ साथ मरने से तो कोई नहीं रोक सकता न। रवि, पापा ने अगर कल उन लड़के वालों को रोकने की रस्म अदा करने आने से नहीं रोका तो रात ठीक 10 बजे मैं नींद की सारी गोलियां खा लूँगी। 10 बजे तक तुमने यदि मेरे पास फ़ोन नहीं किया तो मैं भी अपना जीवन तुम्हारे साथ साथ समाप्त कर लूँगा कविता। सार्वजनिक पार्क की एक बेंच पर बैठा एक 16 वर्षीय विशाल ने जब यह बातचीत साफ साफ सुनी तो कुछ ही सेकंड बाद उसने देखा कि रवि और कविता पार्क के गेट की तरफ निकल गए हैं। विशाल को यह समझते देर न लगी कि ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और शादी न हो सकने के कारण साथ साथ आत्महत्या करने का फैसला कर चुके हैं। अब वह खुद को एकाएक बेहद परेशान व उत्तेजित सा महसूस कर रहा था, लेकिन वह क्या कर रहे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रवि और कविता उसके लिए बिल्कुल अनजान थे। यही वजह थी कि वह उनके पास जाकर उन्हें आत्महत्या न करने के लिए समझाने की हिम्मत न कर पाया, लेकिन उसे कुछ करना जरूर चाहिए। यह भाव लगातार उसके मन में आ रहा था। आखिरकार वह यही निर्णय कर पाया कि वह उनके घर देखने के लिए उन दोनों का पीछा करे। लगभग भागता हुआ जब वह पार्क के गेट से बाहर निकला तो रवि व कविता एक रिक्शा में बैठकर आगे निकल चुके थे। विशाल ने चाहा कि वह चिल्लाकर उनसे कुछ बोले, लेकिन उसके कंठ से आवाज़ नहीं निकली। देखते ही देखते वह रिक्शा उसकी आंखों से ओझल हो गया और आंखों में आंसू लिए विशाल अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। जब उसने अपने घर में प्रवेश किया तब दीवार पर लगी घड़ी शाम के 5 बजे का समय दर्शा रही थी। कविता को अपने घर में घुसते ही माता पिता का सामना करना पड़ा। वे दोनों उससे बहुत खफा नजर आ रहे थे। तू रवि से मिलकर आ रही है ना? उसके पिता नरेश चंद्र ने कड़कती आवाज में कहा, मगर सदा की तरह अपने पिता के गुस्से के सामने कविता की जबान को लकवा सा मार गया। वह सिर्फ गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। क्यों तू मेरी इज्जत का जनाजा निकालने पर तुली हुई है बेशरम? कल लड़के वाले आ रहे हैं और तुझे अब भी आवारागर्दी करने से फुर्सत नहीं है। पिता की आंखों में समाये नफरत के भाव कविता के दिल को कपा गए। कविता आगे बढ़कर अपनी माँ अनुपमा के कलेजे से लग गई और रोहासी होकर बोली, माँ मेरी ज़बरदस्ती कहीं और शादी मत करो। रवि से दूर होकर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। हम तेरा बुरा नहीं चाहते हैं बेटी। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फिराया। वह लड़का अच्छा है, उसका घर परिवार अच्छा है। रवि का घर बार मामूली है, दवाइयाँ बेचने का मामूली सा धंधा करता है। रवि के मुकाबले जहाँ हमने रिश्ता तय किया है वहाँ तू 1000 गुना ज़्यादा खुशी रहेगी। माँ तुम गलत कह रही हो। मैं रवि को अपनी जान से ज़्यादा चाहती हूँ। उसकी आमदनी ज़रूर कम है पर उसका प्यार मेरी खुशियों की गारंटी है। माँ ज़्यादा बक बक करके हमारा दिमाग खराब मत कर कविता। नरेश दहाड़ उठे। जिंदगी की परेशानियां प्यार का भूत बहुत ही जल्दी सिर से उतार देती हैं। कल को तू ही हमें धन्यवाद देगी कि तेरी जिद को नज़रअंदाज करके हमने सचमुच तेरा भला ही किया था। पापा प्लीज़। कविता की आंखों से आंसू बह निकले। जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो और मुझसे पूछे बिना अब तुम्हें घर से बाहर कदम रखने की इजाज़त नहीं है। पिता ने कठोर लहजे में अपना निर्णय सुना दिया। कविता को माँ की आंखों में भी दया या सहानुभूति के भाव नजर नहीं आए। एकाएक उसकी ओर से रुलाई फूट पड़ी और वह
ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे में चली गई। विशाल की घबराहट और चिंता देखकर उसके पिता आदित्य और मां नीरजा ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। पापा, कविता और रवि की आवाज़ से उनकी निराशा, दुख और तनाव साफ जाहिर हो रहा था। विशाल ने उत्तेजित लहजे में पूरी बात सुनाकर कहा, मेरा दिल कह रहा है कि अगर कविता के मम्मी पापा ने उसकी शादी कहीं और करने का इरादा नहीं बदला तो वे दोनों आज रात जरूर आत्महत्या कर लेंगे। तू इतना टेंशन मत ले। इस बात के लिए विशाल जान देना आसान नहीं होता। आदित्य ने अपने बेटे को चिंतित लहजे में समझाया। पापा, बिल्कुल इस तरह कविता के माता पिता भी सोचते होंगे, लेकिन मैं पूछता हूँ कि अगर रवि और कविता ने सचमुच आत्महत्या कर ली तब क्या वे दोनों खुद को जीवन भर अपराधी महसूस नहीं करेंगे? कौन माता पिता कभी यह चाहेंगे कि उनकी औलाद अपने हाथों अपनी जान ले ले? नीरजा ने अपना मत व्यक्त किया। हमें उन दोनों की जान बचाने को कुछ करना होगा। पापा, कविता के माता पिता यह कहकर खबर पहुंचानी होगी, वरना हमें कल उन दोनों की मौत का समाचार सुनने पढ़ने को मिला तो कितने अफसोस की बात होगी। वह खुद तो अब तक कैसे माफ़ कर पाएंगे हम तीनों। विशाल बहुत भावुक हो उठा। क्या मुसीबत खड़ी कर रहा है यह तुम्हारा बेटा? इस बात को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहा है? कहाँ ढूंढेंगे हम रवि, कविता या उनके माता पिता को? इसने तो हम दोनों की शक्ल तक नहीं देखी। विशाल के पापा बुरी तरह चिढ़ उठे। आप जरा शांत रहिए प्लीज़, आदित्य से निवेदन कर नीरजा ने विशाल से पूछा। तेरे पापा के इस सवाल का क्या जवाब है कि कैसे कविता या रवि के घर का पता चलेगा? उसके घर का पता लगाएंगे मम्मी, उसका बस एक ही तरीका मेरी समझ में आ रहा है। क्या? मैं रवि या कविता को नहीं पहचानता, लेकिन उस रिक्शा वाले को ज़रूर पहचानता हूँ जो उन्हें पार्क से लेकर गया। उससे हमें उन दोनों को किसी का घर ढूंढने में सहायता मिल सकती है। और उस रिक्शा वाले को हम कैसे ढूंढेंगे? क्या चारों तरफ मुनादी कराएंगे? आदित्य का मूड खराब ही बना हुआ था। सुनिए, आप व्यंग्य करना छोड़कर सहयोग कीजिए प्लीज़। अगर हम रवि और कविता की जान बचाने में सफल रहे तो ये नेक काम हमें संतोष देने वाला कार्य होगा। नीरजा ने कहा तो आदित्य फौरन गंभीर नज़र आने लगे थे। पापा, वह रिक्शा वाला मेरे दोस्त कपिल को स्कूल लेकर जाता था। कपिल से मैं उसका नाम पूछकर आता हूँ। साथ में अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लाऊंगा। हम सब मिलकर उसे रिक्शा वाले को ढूंढ निकालेंगे। हमें उसे ढूंढकर निकालना ही होगा। विशाल की आवाज़ में दृढ़ निश्चय के भाव थे। यह देख सुन कर उसके पिता ने उसे कपिल के घर जाने से नहीं रोका। कविता की बड़ी बहन अनीता अपने पति राहुल के साथ शाम 7 बजे अपने माता पिता के घर पहुंची। कविता ने ही उन्हें फ़ोन करके बुलाया था। दीदी, आप ही मम्मी पापा को समझाओ। मैं अपनी जान दे दूंगी पर रवि के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। रोहन सी होकर कविता ने प्रार्थना की। पापा नहीं सुनेंगे किसी की भी। उनके जिद्दी स्वभाव से क्या हम सब वाकिफ नहीं हैं? अब तू ही समझदारी दिखा। यह रोना धोना छोड़, अपनी नियति के आगे सिर झुका ले। अनीता ने उसे कोमल लहजे में समझाया। वैसे भी प्रेम विवाह अक्सर सफल नहीं होते। कविता कमरे में चहल कदम करते हुए राहुल से कहा, मैं रवि से भी मिला हूँ और इस रिश्ते वाले लड़के से भी। यह लड़का हर लिहाज से रवि से 21 है। तू उसके साथ सुखी रहेगी। जीजाजी, आप उस लड़के का गुणगान व्यर्थ कर रहे हैं। मैंने आपको अपनी सहायता के लिए बुलाया है। आप दोनों जाकर मम्मी पापा को अपना फैसला बदलने के लिए क्यों नहीं कहते? कविता को ज़ोर से गुस्सा आ गया। तेरी सहायता तो हम तब करें जब तेरी दलीलों से हम संतुष्ट हो। मम्मी पापा को समझाने के बजाय हम तुझे समझाना तेरे हित में ज़्यादा उचित समझते हैं। ज़रा शांत होकर, ज़रा जिद छोड़कर अब तू दुनियादारी के लिहाज से विचार करेगी तो रवि से शादी करने की जिद छोड़ देगी। और बस करो दीदी और जाओ यहाँ से। कविता ने उन दोनों की तरफ से मुंह फेर लिया। कविता जरा ठंडे दिमाग
जीजाजी प्लीज़ चले जाइए, मैं कुछ सुनना कहा सुनी नहीं करना चाहती हूँ, आप दोनों से प्लीज़ गो अवे, कहकर पलंग पर आधी लेट कविता तकिए में मुंह दबाकर सुबकने लगी तो अनीता और राहुल उसके कमरे से बाहर चले आए। निराश होकर आंसू बहा रही कविता के जहन में या तो रवि का चेहरा उभरता या उसके बैग में रखी नींद की गोलियों से भरी बोतल। विशाल को कपिल से पता चल गया कि उस रिक्शे वाले का नाम गणेशी है। वह जब घर लौटा तो उसके साथ कपिल के अलावा उसके दोस्त संजय और अमित भी थे। इन सभी के पास अपनी अपनी साइकिलें थीं। ये तीनों अपनी साइकिलों पर सवार होकर और विशाल अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर गणेशी को ढूंढने निकल पड़े। ये सब विभिन्न दिशाओं में चक्कर लगाने लगे। जो भी परिचित अपरिचित रिक्शा वाला नजर आता उसे रोक वे गणेशी का पता पूछते। गणेशी जहाँ भी नजर आए उसे इस पते पर फ़ौरन पहुँचने के लिए कहना। गणेशी को उसे लाने को ही भी इनाम मिलेगा। उसे संदेश देना कि शाम को उसने जिस युवक व युवती को पार्क के पास से अपने रिक्शे में बिठाया था उनकी जान को खतरा है और वही उनकी जान बचाने में मदद कर सकता है। हर रिक्शे वाले को यही संदेश दिया जाता था उन सबके द्वारा। विशाल की आंखों में छलकते आंसू विशेषकर हर रिक्शे वाले के दिल को छू जाते। वैसे उन सभी के चेहरों की गंभीरता से रिक्शे वाले प्रभावित होते। जल्दी ही यह बात जंगल की लगी आग की तरह रिक्शा वालों में फैल गई कि गणेशी को किन्हीं आदित्य साहब के घर फौरन पहुंचाकर एक जवान लड़के और लड़की की जान बचाने में खास सहयोग देना है। आसपास की लगभग हर मुख्य सड़क से विशाल व उसके दोस्त गुजरे। कहीं रिक्शे वालों से उन्होंने गणेशी के बारे में पूछताछ की लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। धीरे धीरे सबका जोश ठंडा पड़ने लगा। सभी की आंखों में निराशा का भाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार सब थक हार कर विशाल के घर लौट आए। इस वक्त 7 बजे से ज़्यादा टाइम हो रहा था। आदित्य के पड़ोसी रघुवीर जी और महेंद्र जी भी इन सब की परेशानी का कारण जानने घरों से निकल आए। संक्षेप में पूरी घटना की जानकारी उन्हें भी देनी पड़ी। आज के युवा वर्ग के सोच और व्यवहार पर किसी चर्चा छेड़ने से ज़्यादा देर नहीं लगी। शायद ज़्यादा बोलकर बड़े लोग अपने अपने मन की बेचैनी को कम करने का व 2 युवाओं द्वारा की जाने वाली संभावित आत्महत्या के बारे में न सोचने का प्रयास कर रहे थे। गणेशी आ गया, पापा गणेशी आ गया, अचानक विशाल ने की तेज आवाज़ गूंजी गली में और सबका ध्यान उन्हीं की ओर चले जा रहे कि रिक्शों की तरफ केंद्रित हो गया था। कविता की मां अनुपमा रात करीब 8 बजे उसे भोजन के लिए बुलाने आई। कविता ने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और ज़बरदस्ती आंखें बंद किए उदास सी लेटी रही। अनुपमा बहुत खींचती हुई वापस लौटी थी। अनुपमा के जाने के बाद नरेश आए। पहले उन्होंने अपनी आवाज़ को नियंत्रण में रखते हुए कविता को समझाने का प्रयास किया। पापा, आप मेरे हित की बात करते हैं तो क्यों नहीं मेरे दिल की इच्छा पूरी कर देते। कविता ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर भावुक लहजे में कहा, बेटी तू अपना भला बुरा नहीं पहचान रही है। जीवन से जो हमें अनुभव मिला है उसकी कद्र कर और हमारा कहा मान ले। पिता ने थके से स्वर में अपनी बात कही। आपके अनुभव से निकला फैसला मेरे दिल की इच्छा को कोई महत्व नहीं दे रहा। पापा, तू अपने दिल को समझा कि वह हमारे प्यार व हमारी समझदारी पर भरोसा करे। पापा, प्यार और समझदारी की आड़ में आप अपना आदेश मुझ पर ज़बरदस्ती थोप कर मेरी खुशियों का गला न घोटे। तेरा दिमाग इस वक्त ठीक से काम नहीं कर रहा है कविता। अपने माता पिता से तुझे यह रवि अपना ज़्यादा शुभचिंतक व करीबी लग रहा है। हंसकर या रोकर तुझे शादी वहीं करनी होगी जहां हम चाहते हैं, कहकर नरेश जी बाहर जाने को उठ खड़े हुए। पर मैं रवि के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, कविता ने जोर से चिल्ला उठी। जो संतान माता पिता की सही बात नहीं मानती, जो उनके मान सम्मान की फिक्र नहीं करती, उसके जिंदा न रहने का दुख भी माँ बाप उठा सकते हैं। कठोर लहजे में अपनी बात कहकर नरेश थके कदमों से बाहर चले गए। गणेशी के साथ एक अच्छी खासी भीड़ उस कॉलोनी के गेट पर पहुंच गई जहां शाम को उसने कविता को उतारा था। विशाल, कपिल, संजय, अमित, महेंद्र जी, रघुवीर जी, आदित्य व नीरजा के अलावा गणेशी के रिक्शे वाले
दो दोस्त भी गेट के सामने मौजूद थे। मैंने उस लड़की को इस गेट के सामने उतारा था साहब। लड़का पहले ही बाजार में उतर गया था। वह बेचारी बहुत रो रही थी। हम तो उसका मासूम चेहरा भूल नहीं पाए हैं। उसकी जान जरूर बचा लीजिए साहब, गणेशी ने आदित्य से निवेदन किया। इस कॉलोनी में 200 से ज़्यादा फ्लैट हैं। जाने तो हम उसकी तभी जान बचाएंगे जब पहले कविता को ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढा जाए उसे? आदित्य ने अपना एक प्रश्न सभी से पूछा। पापा, 8 बजने के करीब का समय हो रहा है। यूँ सोच विचार में समय गंवाने की बजाय हमें हर फ्लैट में जाकर कविता को ढूंढना चाहिए। हम काफ़ी लोग हैं, उसकी तलाश में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। विशाल की यह सलाह सुनकर सभी के मन और शरीर पर छाई सुस्ती दूर होती चली गई थी। इमारतें बहुमंजिला थी और हर इमारत में 6 फ्लैट बने हुए थे। सबसे ऊपर व बीच वाले फ्लैटों में कविता के बारे में पूछताछ करने की जिम्मेदारी विशाल व उसके दोस्तों और गणेशी व उसके साथियों की रही। नीचे के फ्लैटों में पूछताछ आदित्य, नीरजा व उनके तीनों पड़ोसी करने लगे। सभी किशोर भाग भाग कर सीढ़ियाँ चढ़ते घर में कविता नाम की लड़की रहती है या नहीं, यह सवाल पूछते, दरवाज़ा खुलवाते वालों से, मगर जवाब नकारात्मक मिलते रहे और वे तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर अगली इमारत की ओर दौड़ते पड़े। कॉलोनी में रहने वाले लोगों की दिलचस्पी भी इस पूछताछ व भागादौड़ी में जागी। लोग घरों से निकलकर इन सब के इर्द गिर्द जमा होने लगे। कविता द्वारा 10 बजे तक आत्महत्या कर लेने वाली बात धीरे धीरे सभी को पता चल गई। ढूंढने वालों के चेहरे की गंभीरता से प्रभावित होकर लोग खुद भी उनकी सहायता को आगे आने लगे। सही जानकारी पहले से मिल जाने के कारण विशाल व उसके दोस्तों और गणेशी व उसके साथियों को कहीं जीने उतरने चढ़ने नहीं पड़े थे। वक्त आगे खिसकता रहा। अब तक की पूछताछ में कविता नाम की छोटी लड़कियां या विवाहित औरतें तो मिल गई, लेकिन जिस कविता को गणेशी पहचानता था या जिसकी आवाज़ विशाल ने सुनी थी, उसका कोई पता ये लोग नहीं लगा सके थे। रात के 9 बजे तो पूछताछ करने वालों का हौसला पस्त हो चला था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि कविता को ढूंढने का कौन सा रास्ता अपनाया जाए। अपनी नियति पर आंसू बहाते बहाते कविता का दिमाग सुना सा चला था। फिर भी रह रहकर उसे बहुत सी पुरानी यादें आ रही थी। कविता छोटी बेटी होने के कारण अपने माता पिता की ज़्यादा लाडली थी। बचपन में उनकी हर इच्छा पूरी करने को उसके पिता सदा तैयार रहते थे। वे सभी भाई बहन अच्छा खाते पहनते थे, अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। जब 2 साल बड़ी उसकी बहन अनीता की कॉलेज जाने की बारी आई, तब उसने अपने माता पिता के नज़रिए में बदलाव आता साफ साफ महसूस किया था। देखते ही देखते दोनों बहनों की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखी जाने लगी। टोका टोकी बहुत बढ़ गई थी। आने जाने पर नियंत्रण लग गया। पूरे घर में अजीब सा तनाव रहने लगा था। अनीता की शादी उसके माता पिता ने तय की थी। उसके विदा हो जाने के बाद बस वही रह गई थी, अपने माता पिता की लगातार निरीक्षण अपनी नज़रों का केंद्र बनकर। कई बार उनकी रोक टोक कविता को गुस्सा करने या रोने पर मजबूर कर देती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने माता पिता की आंखों का तारा बनी रहने वाली किशोर लड़की एकाएक जवान होने के बाद क्यों उन दोनों की आंखों में कांटा बनकर चुभने लगी थी। रवि बीएससी में कविता के साथ पढ़ता था। कॉलेज में उनकी विशेष जान पहचान नहीं थी, पर बाद में जब दोनों नौकरी करने लगे थे, तब पुरानी मित्रता भी जड़ें मजबूत होती गई और आखिरकार दोनों ने जीवन साथी बनने का फैसला कर लिया था। विशेषकर नरेश चंद्र को कविता का चुनाव बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वह बड़े अफसर थे और अपने रुतबे व दौलत के बल पर उसके लिए कहीं ज़्यादा बेहतर लड़का ढूंढने के ख्वाहिशमंद थे। तो दोस्तों, क्या कविता की जान बच पाएगी या नहीं, कमेंट में आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।